like it. It's steering things up. And with Gordon pushing internal affairs to go after Flash, Flash would be difficult to replace. And if he were to talk? Let me worry about Flash. Relax, Carmine. I got everything under control. What the hell's going on? The lights! What happened to the lights? Ladies, gentlemen, you've eaten well. You've eaten Gotham's wealth, its spirit, but your feast is nearly over. From this moment on, none of you are safe. हे व्हाट्सअप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बैटमैन ईयर 1 इस ग्राफिक नॉवेल के बारे में। बैटमैन ईयर 1 1987 में पब्लिश हुई थी और सब्जेक्टिवली इट इज़ द ग्रेटेस्ट बैटमैन स्टोरी एवर रिटन एंड ऑब्जेक्टिवली इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो कॉमिक टू बी एवर रिटन। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो बैटमैन ईयर 1 को लिखा है फ्रैंक मिलर ने, इसको इलुस्ट्रेट किया है डेविड माज़ुकेली ने और इसको पेंट किया है रिचमंड लुइस ने। फ्रैंक मिलर और डेविड माज़ुकेली ने ऑलरेडी डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे काम किया था और वो बहुत ही हिट हुई थी। और बेसिकली फ्रैंक मिलर ने डेयरडेविल इस कैरेक्टर को एक रिवाइवल दिया था 80s में। और जब क्राइसिस इवेंट जब हुआ था डीसी का, तो वो अपने कैरेक्टर्स को फिर से रिटेलिंग कर रहे थे क्योंकि उनकी बहुत टाइमलाइन शेनानिगन्स हो गई थी और उनको एक ट्रैक पे, मेन स्ट्रीम ट्रैक पे लाना था अपने सुपर हीरोज़ को एक बिग इवेंट के बाद। तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरीज बना रहे थे और बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी लिखने का काम फ्रैंक मिलर को दिया गया। ये डेफिनेटिव बैटमैन ओरिजिन स्टोरी है। आप इस स्टोरी के बाद कोई भी बैटमैन ओरिजिन स्टोरी इसको एक्सीड नहीं कर सकती, इसके परफेक्शन को। क्यों? तो ये जो स्टोरी है बैटमैन की वो बहुत ही ग्राउंडेड है रियलिटी में। और बैटमैन एक बैड गॉड नहीं है जो ओमेगा बीम सह सकता है, जो स्पेस से डायरेक्टली जंप कर सकता है अर्थ पे बिना किसी भी खरोच के। वो वाला बैटमैन ये नहीं है। ये बहुत ही ग्राउंडेड बैटमैन है, जो एक रेकलेस बैटमैन है, जो एक एमेच्योर बैटमैन है, जो बैटमैन अभी बना है। तो इसको ईयर 1 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बैटमैन की जो करियर का पहला ईयर है, इसकी स्टोरी इसमें बताई गई है। ये बैटमैन का करियर तो है ही पहले साल का, बट साथ ही में हमारा जो कमिश्नर गॉर्डन है, जेम्स गॉर्डन, उसका भी फर्स्ट ईयर है गॉथम सिटी में। तो बुक की जो स्टोरी है, तो ओपनिंग जो है वो जनवरी 4 या 3 को शुरू होती है और बुक क्लोज होती है, लास्ट पैनल जो है वो दिसंबर 3 या 4 को है। और ओपनिंग में भी जेम्स गॉर्डन और ब्रूस वेन है और एंड में भी पैनल पे जेम्स गॉर्डन और ब्रूस वेन है, बैटमैन है। ठीक है, तो इन दोनों का 4 सीजन की जो स्टोरी है वो 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी 1987 में। और हर एक सीजन में नई नई डेवलपमेंट होती है दोनों के कैरेक्टर को लेकर। तो ओपनिंग जो है उसमें ब्रूस वेन जो है वो प्लेन से आ रहा है गॉथम सिटी में 13 साल की ट्रेनिंग लेकर, कॉम्बैट में, मार्शल आर्ट्स में और मेडिटेशन वगैरह इन सब में। और जेम्स गॉर्डन जो है वो उसकी बदली हो गई है गॉथम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ब्रूस प्लेन से आ रहा है और गॉर्डन जो है वो ट्रेन से आ रहा है। तो एक दोनों में भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, पर दोनों का जो भी मोटिव है सिटी में आने का वो सेम है, बस उनके तौर तरीके गलत है। और तभी हमें पता चल जाता है कि इनकी जो प्लॉट लाइन्स हैं दोनों की भी वो बहुत ही इंटरट्वाइंड होने वाली है फॉर नेक्स्ट इनडेफिनेटिव ईयर्स। जो मैंने कहा कि ये बहुत ग्राउंडेड स्टोरी है, तो इसमें कोई सुपर विलन्स नहीं है। तो बैटमैन स्टार्टिंग में गॉथम सिटी को थोड़ा रोम करता है, ब्रूस वेन, सॉरी बैटमैन नहीं, और उसे देखना है कि सिटी में एक्चुअल में क्या चल रहा है। और उसके अंदर एक रिवेंज की डिज़ायर है कि उसके माँ बाप को उसे जस्टिस दिलाना है और शहर को भी जस्टिस दिलाना है। और जेम्स गॉर्डन जो है वो देखता है कि सिटी बहुत करप्टेड है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत करप्ट है और जो माफिया है, जो भी मॉब्स है, वो पूरे शहर को चला रहे हैं। तो दोनों भी अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पे एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। बैटमैन जो है पहले वो बैटमैन नहीं है तो ब्रूस वेन है, तो ब्रूस वेन बन के ही ये सब चीज़ें करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा
मेकओवर वगैरह करके वो गलियों में घूमता है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स में घूमता है, चेक करता है कि क्या चल रहा है, कुछ क्राइम्स वो रोकने की कोशिश करता है, रेकलेस तरीके से करता है और वो मार खाता है। इसमें ब्रूस वेन मल्टीपल टाइम्स इंजरी सहन करता है क्योंकि वो बहुत ही एमेच्योरिश है, रेकलेस है। और जेम्स गॉर्डन जो है वो एक ट्रेंड वेटरन है, उसने मिलिट्री में काम किया है। तो गॉर्डन ट्रेंड भी है तो वो पूरे सिस्टम को एक अकेला आदमी टेक ऑन नहीं कर सकता, तो उससे भी किसी की ज़रूरत है। इसी बुक में बहुत से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि हार्वी डेंट है, सेलिना काइल है, फिर बारबरा गॉर्डन है और कमिश्नर लोब है, फ्लास है, ये सब कैरेक्टर्स इसमें बताए गए हैं। फिर मरोनी है, फाल्कोनी है, इन सब कैरेक्टर्स को इसमें दिखाया गया है। और इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बाद भी सिर्फ 97 पेजेस में ये बुक कंक्लूड हो जाती है और बाकी के कुछ 40 पेजेस में इसमें जो बिहाइंड द सीन्स है उसके बारे में बताया गया है कि क्या प्रोसेस थी, किस तरह से ये बुक आई और क्यों आई, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो प्लॉट बहुत ही वेल रिटन है, मुझे ऐसे नहीं लगा कि कुछ भी कम या ज़्यादा किया जा सकता था इसमें। ये डेफिनेटिव बैटमैन स्टोरी है और मुझे ये वाला बैटमैन बहुत पसंद है। इससे बेटर बैटमैन कोई नहीं लिख सकता, कोई नहीं बना सकता, ठीक है। और प्लॉट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि 97 पेजेस की है, बट बहुत ही ग्राउंडेड है और डेफिनेटली आपको इसे पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है इसका आर्ट। तो ये एक ना होली ट्रिनिटी है, फ्रैंक मिलर, डेविड मैज़केली और रिचमंड लुइस। तो रिचमंड लुइस एज सच एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट नहीं है, तो वो डेविड मैज़केली की वाइफ है और उन्होंने कभी कॉमिक बुक आर्ट में काम नहीं किया था, बट डेविड मैज़केली को लगता था कि अपने वाइफ ने इस इंडस्ट्री में कदम रखने चाहिए, इसीलिए उन्होंने रिचमंड को कहा कि तुम इसको पेंट करो। तो उस टाइम पे 87 में न्यूज़ प्रिंट के ऊपर कॉमिक्स प्रिंट होती थी और न्यूज़ प्रिंट्स पे सभी कलर्स नहीं आ पाते थे, तो कुछ 60 कलर्स की लिमिट रहती थी कि 60 कलर्स से आप उस पेज पे प्रिंट कर सकते हो, कलर्स दिखा सकते हो 60 कलर्स। तो उस 60 कलर्स के पैलेट में जो आर्ट पेंट किया है और जो आर्ट ड्रॉ किया है डेविड मैज़केली और रिचमंड लुइस ने, बाप रे बाप, मतलब कि इसमें इतने सारे बैडस फ्रेम्स है, इतने सारे बैडस पैनल्स है, और सिर्फ बैटमैन के लिए या ब्रूस वेन के लिए ही नहीं, तो सेलिना काइल के लिए और जेम्स गॉर्डन के लिए भी। तो बहुत ही ब्यूटीफुली इस आर्ट को ड्रॉ किया है। तो 87 में जो प्रिंट आई थी ओरिजिनल, उसके बाद अराउंड अर्ली 2000 में इसे रिकलर किया गया और रिकलर करने का काम भी रिचमंड लुइस ने किया है। मोस्टली मुझे रिकलर्स अच्छे नहीं लगते, पर अगर किसी को रिकलर करना है किसी कॉमिक को तो उसे रिचमंड लुइस से सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे जो रिकलर्ड वर्जन है, रिकलर्ड एडिशन जो है बैटमैन ईयर 1 का, वो बहुत ही सुपेरियर लगा। कुछ 2-3 फ्रेम्स है, जैसे कि बैटमैन जब पहले निकलता है एक ड्रग डील को रोकने की कोशिश करता है, वो वाले सीन्स जो है उसमें कलर पैलेट ओरिजिनल में ज़्यादा बेटर है, बट बाकी के इंस्टेंसेस पे रिकलर सुपेरियर है मार्जिनली। जो लाइटिंग का यूज़ किया गया है कुछ फ्रेम्स में, जैसे कि मैंने अभी ओपनिंग में जो एडिट बनाया था उसमें भी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग को किस तरीके से यूज़ किया है। और 87 में इस तरह का काम सिर्फ कोई पेंटर ही कर सकता है, कोई आर्टिस्ट ही कर सकता है। डेफिनेटली इससे बेटर आर्ट बैटमैन सीरीज में एलेक्स रॉस भी नहीं कर सकता। इस स्टोरी में एक सेक्शन ऐसा आता है जिसमें बैटमैन जो है वो एक डेमोलिश्ड बिल्डिंग में अटका है और उसे स्वॉट टीम जो है वो हंट डाउन कर रही है। और इस पूरे इवेंट में बैटमैन के पास कोई भी गैजेट्स वगैरह नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ शैडोज़ को यूज़ करके वो पूरी स्वॉट टीम को डिफीट करता है और वहाँ से निकलता है। इस पूरे इवेंट में जिस तरीके से शैडोज़ का, पैनलिंग का और लाइटिंग का यूज़ किया गया है, जस्ट फिनोमिनल। इसमें कोई भी एक्सेसिव आपको वायलेंस 80s का जो भर के रहता था उस टाइम पे कॉमिक्स में, वो नहीं दिखेगा। जस्ट सिंपल मार्शल आर्ट्स एंड निंजा टैक्टिक्स, बस। बहुत ही एक्सीलेंट है ये बुक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो 86 में बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न्स आई थी, इसमें फ्रैंक मिलर ने एंड बताया था बैटमैन की स्टोरी का, एक डेफिनेटिव एंड। इसमें एक डेफिनेटिव बिगिनिंग है और ये जो स्टोरी है वो आपको हर एक बैटमैन इटरेशन में आपको दिखेगी। बैटमैन बिगिंस में आपको दिखेगी,
फिर BVS में आपको दिखेगी, BVS में इसके कुछ जैसे कि कॉस्ट्यूम वगैरह है वो एलिमेंट्स इसमें से उठाए गए हैं और कुछ फाइटिंग सीन्स है। तो ये बहुत एक्शन पैक्ड नहीं है, पर जो एक्शन सीन्स हैं गॉर्डन के और ब्रूस के या सेलिना के, वो बहुत ही सुपेरियर लगे मुझे बाकी के कॉमिक्स से। तो ये कॉमिक एक बेसिस से नेक्स्ट जो भी बैटमैन स्टोरीज आई उनके लिए, और एक रिवोल्यूशन थी ये कॉमिक उस टाइम पे सुपर हीरो कॉमिक्स के लिए। इसकी वजह से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रीड है और डेफिनेटली मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा, आप इसे ज़रूर पढ़िए। मैं एक नई सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं बैटमैन की बेस्ट कॉमिक्स में रिव्यू करूँगा, तो वो सब मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिव्यू करने वाला हूँ कि कौन सी स्टोरी पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी बाद में, कौन सी बाद में, कौन सी बाद में। तो ये मेरी बेस्ट स्टोरी है, फिर भी मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं दूसरी बैटमैन स्टोरीज रिव्यू करूँगा जो इससे सुपीरियर तो नहीं होगी, बट इसको टक्कर देने की कोशिश वो कॉमिक्स करती है। तो मिलूँगा आपको मैं उन सभी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए